चलते हैं सफलता के पीछे, बाकी सब आएंगे हमारे पीछे। और अगर हम किसी के पीछे गए ना, वो किसी और के पीछे है। Thank you very much, and thank you for attending this session today. इस फेयरवेल का मकसद that is very clear. We want to suggest you some tips and tricks which can be useful in your life, not limited to the exam. साथ ही साथ हमारी जो internal blessings हैं, wishes हैं, so that you perform best in your life, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. How MEDIG can help you in future? Briefly, I will talk on that also. इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी है अपने जीवन में, वो है कि हमें जीवन में सफल होना है, एग्जाम तक लिमिटेड नहीं रहना है. तो जीवन की सफलता और एग्जाम की सफलता में अंतर क्या है और हमें आगे क्या करना है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आगे हमें क्या करना है. हम लोगों में से कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके हैं, और एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम सेलेक्ट हो चुके हैं, जॉब में रहे हैं, ग्रुप ए जॉब में रहे हैं, छोड़ करके फिर हम लोग टीचिंग में आ गए. तो जीवन में सफल होना एग्जाम की सफलता तक लिमिटेड नहीं है, आपको उसके बहुत आगे जाना होगा और उस सफलता को पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा. योर प्रिपरेशन इज जस्ट ए टूल ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट द अल्टीमेट सक्सेस. तो आज इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे. दो लाइनें में स्टार्ट करता हूं कि जब हम अपने समय में, अपने गांव में, अपने छोटी सी जगह में, आप लोगों की तरह हम लोग भी हैं, दिमाग में सबके यही बात रहती है कि जीवन में इतना मिल जाए इतना काफी है. और अगर जो आपने टारगेट रखा वो मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं. खुशी तभी आती है जब कुछ आप अचीव करते हैं, और वो उस अचीवमेंट के लिए एफर्ट करना पड़ता है. तो बिना एफर्ट्स के कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये सच्चाई है. लेट अस बी वेरी क्लियर कि अगर जीवन में सफल होना है तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा. आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, और अगर जब सफलता चाहिए तब एफर्ट्स करना पड़ेगा. जो ये एज होती है ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल का जो ये पीरियड है, ये एज और ये समय आपको अपने लिए देखना है. ये आपका टाइम है. यहां पर सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, ये सब चीजें पीछे रहना चाहिए. सो गिव मैक्सिमम टाइम फॉर योर करियर, गिव मैक्सिमम टाइम टू इंप्रूव योर स्किल्स, लर्न फ्रॉम सीनियर्स, लर्न फ्रॉम टीचर्स, एंड लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप. कोई शॉर्टकट नहीं होता. अगर आप सोचें कि कोई ऐसा फॉर्मूला है विच कैन मेक यू सक्सेसफुल विद इन 3 months और 2 months, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. एग्जाम भी मल्टी स्टेज एग्जाम होता है. कहीं प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, कहीं पर रिटन है, फिर इंटरव्यू है. जब मल्टी स्टेप एग्जाम होता है, इसका मतलब कि तुक्का नहीं चलेगा. इफ यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल दी स्टेजेस. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि एफर्ट करना पड़ेगा. आप सिर्फ टॉप के 1 करोड़ या 50 लाख लोगों में से हैं जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अपने सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने फैमिली को भी अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपना एक ऐसा नाम बनाना चाहते हैं जिससे लोग आपकी पहचान बना सके. तो आपको एक अपनी पहचान बनानी है, और पहचान अगर बनानी है तो मुझे बाकी के 99.5% लोगों से अलग तरीके से काम करना होगा, उनके तरह नहीं करना है. ऐसी
धारणा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत कम है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। आप देखिए आज के समय में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इजीली जॉब मिल जाते हैं। आईआईटी के एमटेक की वैकेंसीज, पीएचडी की वैकेंसीज खाली जा रही हैं। बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स हम लोगों तक रीच आउट करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करिए कि वो आईआईटी के एमटेक के लिए अप्लाई करें। जितने आईआईटीज हैं उनमें से अधिकतर आईआईटीज के पीएचडी की सीट्स खाली जा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। तो जॉब है, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है, जिनकी कंपटीशन की तैयारी नहीं है, उनके लिए तो जॉब नहीं है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब हैज इंप्रूव्ड। ये आपको रियलाइज होगा 1 साल 2 साल में। आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने वाले और आज के टाइम में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने वाले नंबर में फर्क आया है। अब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कम हो रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स दूसरे फील्ड में भी जा रहे हैं, और अगर हैं भी तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा हैं। आज आप देखेंगे तो किसी भी कॉलेज में 10 सेक्शन में से पता चलेगा 6 सेक्शंस तो कंप्यूटर साइंस के हैं। तो कोर ब्रांचेस के सेक्शंस भी कम है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज है। अभी एनटीपीसी ने, आपने देखा होगा, गेट के थ्रू 2-2 हजार 3-3 हजार रैंक में भी कॉल हुआ है और जॉब मिला है। और अगर कैटेगरी में है, एससी एसटी में है या किसी और कैटेगरी में है, तो नीचे रैंक तक भी सिलेक्शन हुए हैं, तो जॉब मिल रहे हैं। जॉब आपको भी मिलेगा। यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इंजीनियरिंग सर्विस 2024 का रिजल्ट अभी आया। नंबर ऑफ सीटें कम होने के बावजूद भी जरा कट ऑफ तो देखिए कहां जा रहा है कट ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ था 128 आउट ऑफ 500 इन प्रीलिम्स, 128 नंबर, जो कि 25% है। 25% में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विस में। सिविल में कुछ 140 समथिंग था, तो कट ऑफ काफी नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है। आपने देखा होगा कि सिलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसमें सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जो मेडीजी के कोर्सेज में नहीं थे, टोटल वैकेंसीज में से। और अक्रॉस ऑल 4 ब्रांचेस 10 इन टॉप 10 में से फर्स्ट 8, 1 से लेकर के 8 तक सिविल के क्लासरूम के स्टूडेंट थे। 10th फिर ऑनलाइन कोर्स का बच्चा था। मैकेनिकल में भी 70% बच्चे लाइव ऑनलाइन के और या क्लासरूम के थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 100% स्टूडेंट्स लाइव ऑनलाइन या क्लासरूम के थे, कोई टेस्ट सीरीज वाला नहीं था। एंड अगर आप टोटल देखेंगे चारों ब्रांचेस मिला करके तो 96%, 95.7 के आसपास है। दैट परसेंटेज कम्स फ्रॉम दी एडीजी। तो ये इसलिए संभव हो पाता है कि ये इसलिए संभव हो पाया है, और ये हर साल हो रहा है, सभी नहीं कि इस साल तुक्का से हो गया होगा। आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखिए, गेट का रिजल्ट देखिए। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट यहां पर हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स। आपका ही सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। अब इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, किसी का इसी बार हो जाएगा, किसी का नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, किसी की रैंक थोड़ा नीचे आएगी। तो जिस हिसाब से आप एफर्ट डालेंगे, जितना आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी। सो फील दिस कॉन्फिडेंस विद इन यू दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट। ये आपको खुद पहले सोचना है। दूसरा, जो मैंने बात की थी ना कि हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम भी गांव से आए हैं, हम भी छोटी जगह से आए हैं। एक समय ऐसा था कि यहां आकर के मैंने भी पोस्टर चिपकाए हैं अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और दैट वाज द 25 इयर्स बैक स्टोरी, 98-99। तो ये समस्याएं, आर्थिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज सबके साथ होती हैं, तो इन सब से दूर नहीं भागना। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है जितने हम लोगों के पास है। हम भी 20 साल 25 साल पहले ऐसे ही होते थे, आप ही की तरह होते थे। अधिकतर टीचर्स उसी स्टेज से निकले हुए हैं, अच्छी मुकाम तक जा करके उसके बाद लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है। तो ठुकराया था कभी जिन्होंने हमें हमारा वक्त देखकर। अब हम ऐसा वक्त लाए, उनको मिलना पड़ेगा हमसे हमारा वक्त लेकर। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये वो हर स्टूडेंट के लिए हैं जो स्ट्रगल करते हैं इनिशियली, और आप जब इस स्ट्रगल फेज में किसी से हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं तो वो आपको नहीं हेल्प करते, आपको इग्नोर करते हैं। बट दिस इज
टेम्परेरी फेज। लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग, और ये बहुत छोटा सा फेज है आपका लाइफ का जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू अचीव नॉलेज, व्हेन यू गेन सर्टेन एक्स्ट्रा स्किल्स, ये नॉलेज और ये स्किल आपको डिफरेंशिएट कर देता है। अभी आप जब ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे होंगे तो डिस्कशन होगा पॉलिटिकल, सोशल, लेकिन 2 साल बाद जब आप पढ़ाई करने के बाद ट्रेवल कर रहे होंगे तो डिस्कशन होगा इंटेलेक्चुअल, और उस इंटेलेक्चुअल में आप एक बहुत पॉजिटिव रोल निभा रहे होंगे, इट विल बी ए लीडिंग रोल। तो ये तभी संभव है जब आप एजुकेशन को एजुकेशन की तरह पढ़ करके उसको गेन करके जाते हैं। सो दिस नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू दिस सिलेक्शन। सिलेक्शन तो एक बहुत इंटरमीडिएट स्टेज, ये तो एक लैंडिंग पोजीशन है, ये एग्जाम एक लैंडिंग है। एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में जाने के बीच में एक लैंडिंग आती है ना, एक वो है। आपको तो पहुंचना है ऊपर की मंजिल पर, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास अभी बहुत अलग अलग तरह की लैंडिंग्स आएंगी जिसको आपको वहां पर क्रॉस करना है। सो गेट इज वन लैंडिंग, गेट के बाद इंजीनियरिंग सर्विस इज द सेकेंड लैंडिंग। इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद many of you will move toward the civil services, that will be a third landing. कई लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद they will start some different thing and they may become author, they may become intellectual, they may become big blogger and very motivator speaker। फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएन में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ, that is the another landing। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी बढ़ता जाएगा, रिकॉग्निशन आपके लिए बढ़ती जाएगी। और हमारे यहाँ छोटी जगह में जो लोगों को उनकी सफलता को उनके एग्जाम से तौला जाता है वो सब पीछे छूट जाएगा। देयर आफ्टर यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर कंट्रीब्यूशन एंड बाय योर पर्सनालिटी कैरेक्टर। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है किसी न किसी फील्ड में जाकर के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कोई बात नहीं, आप पब्लिक सेक्टर्स में अच्छा कर जाएंगे। नहीं पब्लिक सेक्टर मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर जाएंगे। नहीं मिलेगा टीचिंग में अच्छा कर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करके वहां भी बहुत अच्छे तरीके से करके आप ग्रो हो जाएंगे। सो नॉलेज इज द टूल ऑफ सक्सेस इन द लाइफ। एंड अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? सफलता, जीवन में सफलता। एग्जाम में सफलता इसलिए चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो। जीवन में सफलता तब आएगी जब आप एक कंप्लीट नॉलेजेबल पर्सनालिटी होंगे। तो आप इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ पढ़ाई करिए कि हमें जीवन में सफल होना है। एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनना चाहिए, एक ऐसा ह्यूमन पर्सनालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जो अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट कर दे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी समझे और अपने कर्तव्य को भी समझे, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी समझे और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझे। तो टेक्निकल नॉलेज इज वेरी एसेंशियल फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि हमारी तो पहचान ही इंजीनियरिंग से होती है। इंजीनियरिंग की डिग्री होना सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर इंजीनियर बाय डिग्री, दे आर नॉट इंजीनियर बाय नॉलेज। तो इंजीनियर बाय नॉलेज होने के लिए आपको ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो पीछे नहीं हटना है। अगर आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है तो पढ़िए, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। और क्यों नहीं पढ़े? हम पढ़ करके ही तो डिफरेंट बनेंगे। इसलिए अब आपको यह डिसाइड करना है कि आने वाले समय में जो भी समय गेट के लिए बचा हुआ पहले तो पूरी तरह से गेट में दे दीजिए। इस बार बहुत ही अलग तरह की अपॉर्चुनिटी है लाइफ में जो पहले नहीं मिलती थी, वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ी हैं, बट क्वालिटी वैकेंसीज रेलवे की बढ़ी हैं, आई हैं। आपके पास एक एज है। और गेट एग्जाम के बाद मेंस तक की, प्रीलिम्स तक की जो जर्नी है, 3-4 महीने का टाइम है, वो सफिशिएंट टाइम है। गेट की प्रिपरेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो पूरा डेडिकेशन अभी गेट में रखिए। द डे गेट इज ओवर, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। घर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम देकर के जाएंगे और कॉल लेटर लेकर के जाएंगे। तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब 25%, 30% या 40% अगर प्रीलिम्स में कट ऑफ जा रहा है तो वो कट ऑफ ज्यादा तो है ही नहीं, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। प्लस जिन लोगों ने सीरियसली पढ़ा है, कोचिंग की है, गेट की तैयारी की है
वो मेंस भी अच्छा कर ले जाएंगे। तो आपको अभी रुकना नहीं है, गेट के एग्जाम के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी में निकलना है। और रेलवे की जानते हैं महत्वता क्यों है? मैंने पहले भी ये बात शेयर की है, आप फिर कर रहा हूं कि रेलवे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स इन मैनी सेंस। रेलवे से डिपुटेशन में आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, मंत्रालयों में जाएंगे एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग टीम, यू विल बी इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। साथ में आप जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, यहां पर भी डिपुटेशन में जाते हैं और एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट पर जाते हैं इंजीनियर्स, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है। इसलिए रेलवे बिकम्स मोर चार्मफुल, क्योंकि टेक्निकल एप्लीकेशंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आपको मिलती हैं। और बहुत सारे रेलवे के ऑफिसर्स अलग अलग जगह, हमारे ही मेडीजी के ऑफिसर्स अलग अलग पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो आप जॉब में जाते हैं, उनमें जरा देखिए स्केल अप, कितने प्रमोशंस होते हैं। आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनेंगे, डिप्टी चीफ इंजीनियर बनेंगे, चीफ इंजीनियर बनेंगे, एडीजी बनेंगे, डीजी बनेंगे। 6 to 7 लेवल्स है। इसका मतलब हर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपका प्रमोशन ड्यू है। ये जो प्रमोशंस हैं ये ग्रुप ए की फील्ड में है। आप देखिए, अगर एसएससी से जेई बनेगा, जेई से एई बनने में जरा अपने दोस्तों से पूछना कितने साल लगता है। 18 साल लगेंगे जेई से एई बनने में, और एई से एक्सियन तक बनने में बाकी के 10 साल लगेंगे, वहीं से रिटायरमेंट होकर के घर आ जाएंगे, और हो सकता है कि एक्सियन बन ही ना पाए। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज से अगर आप जाते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1 एंड यू रिटायर एट लेवल 7 और लेवल 8, और इन बिटवीन लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। अधिकतर डिपार्टमेंट में प्लानिंग है, डिजाइन है, एग्जीक्यूशन है, रिसर्च है। तो ऐसे 3-4 तरह के डिपार्टमेंट्स में टास्क होते हैं जिसमें आप अलग अलग पोजीशंस में काम कर सकते हैं। तो इसलिए गेट तक रह करके घर नहीं चले जाना है, या घर जा भी रहे हैं तो कम से कम आप जर्नी कंटिन्यू रखिए, और इंजीनियरिंग सर्विसेज को बहुत सीरियसली लीजिए, दीजिए। उसके लिए जो भी सहयोग हमसे चाहिए आप हमसे लीजिए, वी आर देयर। जब आप यहाँ पर आए मेडीजी में, जब आपने इसको ज्वाइन किया, हम उसी दिन से मान लेते हैं कि हम आपके गार्जियन हैं। हजारों किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आप यहाँ कमरा लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपको हेल्प करें, आपको सही तरीके से गाइड करें। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कैसा ऐसा कोई इंस्टीट्यूट सुना है कि जहां पर सारे टीचर अच्छे हों? बताइए, यहां सारे टीचर अच्छे हैं कि नहीं है? मैं सच्चाई बता रहा हूं कि ये एक एक रिजल्ट जो डिस्प्ले है मेडीजी में, 1% भी उसमें फैब्रिकेशन नहीं है। 1%, या चलो 1% बहुत बड़ी की बात है, 0.01% फैब्रिकेशन नहीं है। जिस स्टूडेंट ने जो कोर्स ज्वाइन किया है वही कोर्स आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है, और आप रिजल्ट देखिए गेट का या ईएस का। इट मींस कि यहां पर वाकई में टीचर्स एफर्ट करते हैं, कंटेंट अच्छा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपने टॉपर स्टॉक देखे होंगे। टॉपर स्टॉक में बच्चे यही बोलते हैं कि क्लास नोट्स पढ़े, वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे, और टेस्ट सीरीज दिया, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। और इससे ज्यादा कुछ करने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। मेरा मतलब यह है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। तो अब जीवन में क्या करना है? आगे पढ़ाई करनी है, तब तक पढ़ना है जब तक कि सफल नहीं हो जाएंगे। और एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम। अगर आप पहुंचना चाहते हैं हाईएस्ट लेवल पर, तो आपको अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ेगा। तो चढ़े हिमालय की चोटी पर, चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी आगे चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। देयर आर स्टेजेस, देयर आर स्टेजेस, यू नीड नॉट टू स्टॉप। आप लोगों में से किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट छूटा हो, इस साल आप फोकस नहीं कर पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, अप टू 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, अप टू 3 सब्जेक्ट्स इन टेक्निकल एंड अप टू 3 सब्जेक्ट्स इन नॉन टेक। आप नेक्स्ट सेशन में भी अगर आकर के क्लास में पढ़ना चाहते हैं, वी प्रोवाइड द फ्री अपॉर्चुनिटी, आ जाइए। अगर आपको पूरा सेशन रिपीट करना होगा, उसके लिए सब्सिडाइज प्रोविजन होगा, और
आपको कोई और सहयोग चाहिए, जैसे आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है, आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस के लिए चाहिए सपोर्ट, तो जहां पर भी आपको सपोर्ट चाहिए, दिस इज योर होम, दिस इज योर सेकंड होम। एक ऐसा घर भी तो होना चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो, जहां पे सब पढ़े लिखे लोग हों, और उस घर में जब आप पहुंचे तो लगे कि नहीं, यहाँ तो मुझे पढ़ाई करना है। तो ऐसा घर भी होना चाहिए जहां गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये वो घर है आपका जो हमेशा रहेगा। आज भी 2010 के 9 के 8 के बच्चे आते हैं, और जब ये दिल्ली आते हैं और वो भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर आते हैं, फोन करते हैं कि सर हम दिल्ली आए हैं, आ जाए मिलने के लिए। आप सोच नहीं सकते हम लोगों को कितनी खुशी होती है। हम शायद इसी दिन के लिए काम कर रहे होते हैं। जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, हम अगर प्रेयर करते हैं तो हम एक ही प्रेयर करते हैं कि इस एग्जाम की सारी सीटें हमारे मेडी जी के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, और इसमें कोई दोहराया नहीं है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है कि इसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। आपकी सफलता ही हमारा रिवॉर्ड है, और जब तक हमारा इंटरेस्ट आपकी सफलता से जुड़ा नहीं होगा, हम एफर्ट नहीं करेंगे। So day by day we have to do efforts because we want you to succeed. When you will succeed, that is our reward. Then only you will recommend to your juniors, your friends कि नहीं मेडी जी जाओ, वहीं से सक्सेस मिलेगी। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि भाई मेडी जी तो ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग अगर करना है तो 5 साल का कोर्स है, 4 साल की डिग्री और 5वें साल मेडी जी, 5 साल में डिग्री कंप्लीट होगी। अदरवाइज यू आर इंजीनियर बाय डिग्री, नॉट बाय नॉलेज। मेडी जी की क्लासेस में बैठ करके आपको ना हम आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी करा देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग आवर्स पढ़ा करके आपके एनर्जी ना, वो स्टेमिना भर जाती है। फिर जब बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, बाकी स्टूडेंट बोलते हैं सर 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। मेडी जी वाले स्टूडेंट जो वहां गए होते हैं बोलते हैं सर 4-4 घंटे की क्लासेस तो कम से कम करा दो, और वो 2.5 घंटे की मांग रहे हैं। तो लाइफ में जो ये लर्निंग प्रोसेस है ना, ये हमेशा गुरुकुल से ही स्टार्ट होता है। मेडी जी इज वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर टीचर्स से लेकर के स्टाफ तक और डायरेक्टर्स तक सब लोग एफर्ट करते हैं। हर व्यक्ति यहां पर अपना कमिटमेंट कर रहा होता है, और इसी की वजह से यहां रिजल्ट आ रहा है। ऐसे रेयर संस्थान होंगे कि पिछले 20 साल से लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, रेयर संस्थान। 2013 में इंजीनियरिंग सर्विस में पहली बार 4 रैंकर आए, फर्स्ट रैंकर। 2011 से लेकर के इस साल तक लगातार 4 टॉपर मेडी जी के आ रहे हैं, और टॉपर तो छोड़िए, टॉप 10 में 10 में 10 या 10 में से 9, उससे कम नहीं है। तो ये तभी संभव हो पाया है कि जब क्लास में टीचर्स ने भी अच्छे कमिटमेंट के साथ आपको पढ़ाया है। आई बिलीव दैट कि जो आपने डिसीजन लिया था मेडी जी ज्वाइन करने का, ये आपका जीवन का अच्छा डिसीजन था। पिछले 8 महीने 6 महीने हमें आपने कितना सीखा है ये आप लोग जानते हैं। 4 साल के बीटेक के दौरान आपने कितना पढ़ा था आपको ये भी पता है, हैं? रात में पढ़ते थे, रट करके एग्जाम देके, सेमेस्टर का एग्जाम लेके आए और खाना खाया, और जब बाद में और सो के उठे तो याद ही नहीं रहता था कि कल पढ़ा क्या था, सब भूल गया होता है। तो बीटेक में क्या होता है ये तो हम लोग भी कर चुके हैं ना। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है यहां पर, अब उसको आगे बढ़ाइए और उसको आगे ले जाकर के इंप्रूव करिए, रिवीजन अच्छे से करिए, पढ़ाई का शेड्यूल अच्छे से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला फोकस गेट, सेकंड आपका ईएस का है। गेट और ईएस के अलावा जो दूसरे एग्जाम्स निकलते हैं वो भी लिखिए, लेकिन फोकस को चेंज मत करिए, क्योंकि सबसे वाइड सिलेबस, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका इन्हीं एग्जाम्स का है। अगर आपने इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो बाकी के जितने एग्जाम हैं ग्रुप बी ग्रुप सी के, वो इजिली क्रैक कर पाएंगे। और जो टीचर्स ने यहां पर पढ़ाया है उसको बिल्कुल रामबाण समझ करके, उसको ट्रस्ट करके उसको रिवाइज करिए, एंड रिवीजन के बाद उसमें प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको करिए, और एग्जाम में प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिए जो मिस्टेक कर रहे हैं उनको लिस्ट डाउन करिए। और ये सब आपको अपने आप के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। आज आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद समय ऐसा आएगा वो आपको ढूंढेगा, ढूंढेगा या ढूंढेगी। राइट, हम चलते हैं सफलता के पीछे, बाकी सब आएंगे हमारे पीछे। और अगर हम किसी के पीछे गए ना, वो किसी और के पीछे है। चेंज द टारगेट, टारगेट चेंज करो। टारगेट है सक्सेस, टारगेट वो नहीं है, समझ रहे?
किसकी बात कर रहा हूं? है? हाँ, वो वाली सफलता नहीं है, ये अलग वाली सफलता है. So success is the aim. Once you succeed in your exam, you get good job, the others will be automatically achieved. Other successes will automatically follow. So with this, I complete my talk. Thank you very much and congratulations to all of you. Good morning, everybody. Okay, so how are you? See, एग्जाम के लिए आपको जो जरूरी है, बी सिंह सर ने वैसे बहुत सारा समअप कर दिया है. हमें उसके बाद बहुत जो भी चीज़ें हैं मैं थोड़ा बहुत ये करूँगा, अपनी तरफ से जो ऐड ऑन कर सकता हूँ. किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए सबसे पहले तो आपको एक अपने अंदर एक पैशन क्रिएट करना है कि मुझे वो चाहिए, जो सक्सेस चाहिए मुझे वो चाहिए. जब अपने अंदर वो एक जज्बा क्रिएट होता है कि मुझे इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं, तभी हम उसके पीछे बुरी तरह से भागेंगे और तभी वो मुझे मिलेगा. इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स को समझना भी है, टॉपिक्स को रिवाइज भी करना है. मैंने क्लास में भी वैसे बताया है, मैं उसको समअप करने के लिए एक छोटे से फार्मूले में उसको इंक्लूड कर देता हूँ. वो फार्मूला है MKS कैप फार्मूला. मैंने उसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया है, पहले मैं MKS ऐप बोलता था, अब मैं MKS कैप बोल रहा हूँ. ओके, सो MKS कैप फार्मूला, मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूँ कि किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए सबसे जो पहली जरूरी चीज है उस MKS का मैं K के बारे में बात करूंगा. पहला है M इज फॉर मेमोरी, K इज फॉर नॉलेज, S इज फॉर स्पीड, कैप में C इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, A इज फॉर एक्यूरेसी एंड P इज पैसेंस. दीज 6 पॉइंट इफ यू जस्ट रिमेंबर. और इसके लिए आपको जो करना है वो आपको करना ही पड़ेगा. देखो, मैं सारी क्लासेज में स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता हूं कि बेटा जब तक आप खुद से नहीं कर सकते तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है. एग्जाम में हम जाके क्यों लुढ़क जाते हैं? क्योंकि घर पे जब हम क्वेश्चन को कर रहे थे उस समय हमने चीटिंग करी है अपने साथ. हमने चीटिंग क्या करी है? जब मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था तो देख लिया, देख के सॉल्व कर लिया. ये हैबिट जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक आप वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते जो आपको इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए. तो इसलिए मेरा 1 पॉइंट, अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 पॉइंट फार्मूला क्या है किसी एग्जाम में सक्सेस करने का, तो वो 1 पॉइंट फार्मूला है कि आज से हम हैबिट बना लें कि मैं जो भी सॉल्व करूंगा वो खुद से करूंगा, बिना देखे करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा. जो मुझसे हो पाएगा मैं वही करूंगा. डोंट लुक एट द सोल्यूशन. जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया है. मैंने आपको शॉर्टकट के रिवीजन के तरीके बताए हैं कि लिखना नहीं है, बैठ जाओ और खुद से एक डिजिटल बोर्ड पे उसको लिखने की कोशिश करो. आप देखो क्विक रिवीजन में कितनी जल्दी आप रिवाइज कर लोगे, मेमोरी आपकी फास्ट हो जाएगी, फार्मूले याद हो जाएंगे. फार्मूलों को एक कॉपी बनाओ, उसमें सारे नोट कर लो. ये सारी चीजें आपको सब कुछ बताया जा चुका है, बस उसके ऊपर अब आपको इम्प्लीमेंट करना है. देन यू नीड स्पीड. वंस यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस, अब हमें उसकी स्पीड भी बनानी है, तो उसी क्वेश्चन को कई बार करना है, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास टाइम है. जब भी हम रिवीजन करते हैं, देखो पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे, मान लो आपके पास जितने भी हैं 1000 क्वेश्चन मान लेते हैं, उसमें आपका कितने क्वेश्चन के ऊपर कमांड है, ये सबसे जरूरी है. आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो. उसके नंबर जब बढ़ते जाएंगे तब आप अपने आप उस सक्सेस के करीब पहुंचते चले जाओगे. तो इसलिए जब आप रिवीजन करते हो तो आप उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल ना करो जो कि आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहा है. आपको रिवीजन कौन से करने हैं? जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, और तब भी उसको भी सॉल्व करना है, खुद से करना है, देख करके नहीं करना है.
देख करके किए तो उसको दोबारा करिए, 10 दिन के बाद दोबारा करिए ताकि वो खुद से सॉल्व हो जाए। आप समझ लो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपकी तरह ही था, कभी साइकिल पे चलता था, कॉलेज जाता था। भगवान की कृपा से आज मर्सिडीज खरीदी है। तो ये आज आप भी कर सकते हो। जिसके पास बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। ज्यादा की इच्छा भी नहीं है, जितना है उतना काफी है। ओके तो यू कैन अचीव, ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो एक डिप्लोमा होल्डर होते हुए मैंने AMI कंप्लीट किया और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉप रैंक में जाके बैठ गया। तो ये उसी मेहनत का परिणाम था। जो आप करोगे तो आपको भी वो सक्सेस मिलेगा, भरोसा रखो मिलेगा, और जरूर मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसके साथ अपने खत्म करता हूं। थैंक यू। पढ़ाई पूरी कर डाली आप लोगों ने 1 साल। एटलीस्ट नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू से इन फ्रंट ऑफ अ मेंबर, और लाखों के आगे आप लोग बोल सकते हैं कि यू आर सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, है ना। तो डिग्री मिलने के बाद ये कहने में डर लगता था कि कहीं सामने वाला भी मैकेनिकल इंजीनियर निकला और खुदा ना खास्ता उसने मेडीजी से पढ़ा हुआ, तो फिर तो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। चलिए एनीवे, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं बहुत ब्रीफ, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, अदर मेंबर्स आर आल्सो देयर। बी सिंह सर ने इतना अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया है, चेयरमैन सर ने, कि उस इकोसिस्टम का ही आपको जो है अल्टीमेटली गेन हो रहा है। तो राइट नाउ व्हाट ब्रीफ आई वांट टू टेल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एज चेयरमैन सर सेड कि लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ भी काम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज शॉर्टकट्स आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग कट। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। इट इज लाइक अ स्टेयर्स, कि अगर हम 3 स्टेयर्स कूदेंगे और ऊपर जाएंगे तो नेचुरल सी बात है 2-3 बाद में एक बार गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो फिर वो 10 स्टेयर और नीचे आ जाएंगे। राइट। सो द पॉइंट इज दिस कि आपको बिल्कुल फोकस रहना है। इस समय जो आपका पहला पड़ाव है वो गेट है। गेट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। अभी आई एम टीचिंग वन ऑफलाइन बैच ऑफ मैकेनिकल, अभी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बताता हूं, पिछले 2 से 3 दिन के अंदर 3 से 4 बच्चे आए हैं। बहुतों के साथ ये काम हो रहा होता है, लेकिन बड़े कम बच्चे आते हैं जो आके अप्रोच करते हैं और वो पूछते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ये। सो उन सब बच्चों का, 2-3 से 4 बच्चों का कॉमन एक क्वेश्चन ये था कि सर हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें मार्क्स हमारे जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत कम हो जा रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। देन व्हेन आई हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसके बाद आपने कुछ देखा, तो 4 में से 1 बच्चा था जिसने बोला कि यस सर हमने उसके बाद भी कुछ देखा, बट 3 बच्चों ने बोला नहीं सर टेस्ट दे दिया, अब क्या करें, मार्क्स नहीं आए तो कुछ नहीं। तो देखिए टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस तब है जब आप टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करें, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है कि टेस्ट के कौन से वो क्वेश्चन थे जिनमें आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हुई, किस वजह से डिस्टर्ब हुई। राइट क्योंकि असली गेम स्टार्ट होता है जब आप टेस्ट दे देते हैं और आपका रिजल्ट उसका आ जाता है, बिकॉज दीज ऑल आर वर्चुअल टेस्ट, ठीक है ना। आप जितने भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं ये सब हमारे जो टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं, ये सब वर्चुअल टेस्ट हैं। दे आर हियर टू गिव यू दैट इंडिकेशन कि वेयर यू आर रॉन्ग एट प्रेजेंट, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, किस जगह हो रही हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अभी भी वीक चल रहा है या किस में टाइम ज्यादा लग रहा है। गेट के पेपर में अगर आपने वो टेस्ट सीरीज को एनालाइज नहीं किया कि हमारे टेस्ट में कौन सी गलतियां हो रही है, उस पर वर्क नहीं करा, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। जितने भी टॉपर स्टॉक होते हैं, इफ यू आर गोइंग टू सी और लिसन एनी टॉपर स्टॉक सीरियसली, देखिए जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप उनसे पूछें क्या नहीं हुआ है, तो दे आर गोइंग टू हैव सो मेनी लेम एक्सक्यूजेस, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो सब कुछ बताते हैं कि पहले साल हमारा क्यों नहीं हुआ, पहले साल हमारी रैंक 14,000 क्यों थी, अगली बार ये रैंक 40 में कैसे कन्वर्ट हुई। तो इफ यू आर गोइंग टू लिसन, वन वेरी कॉमन पॉइंट इज देयर कि दे डू एनालिसिस ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट दिया, टेस्ट में परफॉर्मेंस आई, मार्क्स अच्छे आए, खराब आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सॉल्व नहीं हो पाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए गलत हुए, तो उस पर आपको वर्क करना है। बिकॉज इन गेट पेपर यू आर नॉट हैविंग सेकेंड ऑप्शन। 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात, जो आंसर आप निकालोगे आपका आंसर गलत भी होगा तो वो 4 ऑप्शन में नजर आएगा, राइट तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो गलत हुआ। और दूसरा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करें, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है। अगर एक क्वेश्चन को आपने रीअटेम्प्ट करने का टाइम दिया तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, राइट तो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाएगा, और मे बी पॉसिबल वो बहुत इजी क्वेश्चन हो जो सब बच्चे करके बैठे हो।
सो ये बहुत एक्यूरेसी का पेपर है, नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है, मेडिजी ने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट द मेन थिंग इज दिस कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाए तो यू विल गेट सक्सेस इन दैट फील्ड, राइट? तो ये जितने फैसिनेशन है ये सब अपने आप पूरे हो जाएंगे द मोमेंट यू विल बी हैविंग अ गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर इन एवरी फेज ऑफ योर, राइट? हैव करेक्ट ओरिएंटेशन, हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. सिर्फ एक पेपर को इस समय देना है और उसका नाम है गेट, राइट? ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच सर. तो सर ने कहा नथिंग इज, सुनाई नहीं दे रहा दोस्त, नथिंग इज ग्रेट. एंड दोस्तों इस सेशन को अगले पड़ाव पर ले जाते हुए आई रिक्वेस्ट ज्योति मैम, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेक्स्ट IAS एंड मेडिजी ग्रुप. तो मैम प्लीज जॉइन अस एंड शावर द ब्लेसिंग टू आवर यंग इंजीनियर्स. आज आप लोग का फेयरवेल है, लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है और हम यहाँ पर पहली बार आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं. तो आप सभी ने जब यहाँ पहली बार कदम रखा था तो बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें और न जाने क्या क्या एक मन में आपने उत्साह लेकर इस मेडिजी में कदम रखा. आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है, सभी को सेटिस्फेक्शन है कि हमने आपके ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं किया है और आगे भी उस ट्रस्ट को बनाए रखेंगे. आपकी जो मेहनत और लगन है उसी से आपने इस कोचिंग का सफ़र लगभग आप कंप्लीट कर रहे हो और आगे आपकी जो मंजिल है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी. मेडिजी का मकसद सिर्फ आपको एक अच्छा कोर्स देना नहीं था, बल्कि आपको उस काबिल बनाना है कि आप अपनी मंजिल को आत्मविश्वास के साथ हासिल कर सको. अब हमने आपको बहुत सारा मटेरियल दे दिया है, बहुत सारा आपको मोटिवेशन दे दिया है. अब इसके बूते पर आप अपनी जो भी आप चाहोगे वो कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि बस आपको एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया कि यही रास्ता है आपके सामने. एक नहीं, अब आपके सामने पूरी दुनिया ओपन है. कहीं भी जहाँ भी आप जाना चाहो आप वहाँ पर जा सकते हो. आपके आगे एक नई शुरुआत है, वो इंतजार कर रही है. रास्ते में देखिए मुश्किलें बहुत जरूर बहुत सारी आएंगी, शुरू से आती आई हैं और आती हैं और आती रहेंगी. तो इसलिए जो आज मेरा मोटो है आपसे इंटरेक्ट करने का वो सिर्फ एक है, एक ही बात के ऊपर मैं जोर दूंगी और वो है कि समस्या आती है और उनका समाधान होता है. तो समस्या जरूर आएंगी, पर ये याद रखना कि हर एक समस्या का एक हल होता है. आपको यहाँ पे वर्कबुक मिलती है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है, उसके साथ में क्या होता है, सॉल्यूशंस भी होते हैं. ऐसा नहीं होता कि उसका सॉल्यूशन नहीं होता है. और जहाँ कहीं भी अटकते हो, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप अपने फैकल्टीज के पास में आते हो, टीचर्स के पास आते हो कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है. उसी प्रकार लाइफ में जो भी समस्याएं आएंगी उनका सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन कोई ना कोई आपके गाइडेंस या कोई जरूर ऐसा होगा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होगा, उसके पास आपका सॉल्यूशन होगा. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें कोई दिखता ही नहीं है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी वो भी सामने से नजर नहीं आते कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. तो क्या होता है, हम दूसरी जगह जाते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन हम जरूर ढूंढते हैं. क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो कि आपके ऊपर एक डिवाइन पावर है, उसने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा है और अच्छा ही सोच के रखा है जो आपके लिए उपयुक्त है. ये हो सकता है कि वो आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन अगर आप विश्वास रखोगे उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, उसके फैसले आपको मंजूर होंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो इसके लिए थोड़ी सी मैंने कुछ लाइंस ढूंढी हैं. अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल शानदार होगी. समस्याओं से घबराकर रुकना नहीं, क्योंकि हर समस्या का हल साथ होता है. हर मुश्किल में छुपा एक सबक होता है. हर अंधेरी रात के बाद एक शफक होता है. हार मान लेना तो आसान है, हार मान लेना आसान है, मगर जीत वही जो हौसला दिखाता है. जो रोशनी तलाशते हैं अंधेरों में, उनके लिए हर समस्या का हल आता है. तो भाई रोशनी तलाशी अंधेरों में भी जरूर मिलेगी.
आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं और बेस्ट विशेस हैं। आप कहीं ना कहीं जरूर जाके सफल होगे, तो मेरी बेस्ट विशेस है और उस डिवाइन पावर का एक बहुत अच्छा सा हग है आप लोगों के लिए। उनका आशीर्वाद है, मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है। आप लोग बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में और सबके लिए आप एक मोटिवेशनल रखो, मोटिवेशन में रहो और उसको भी मोटिवेट करो। लास्ट में 4 लाइन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। How's the Josh, guys? How's the Josh? So, first of all, यहाँ पर So, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। So let's start and we will talk about the first point. सबसे main point जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि first of all, you have to dream. You have to dream. You have to dream or dream big. ठीक है? Dreams can come true. Dreams can come true, but before that you have to dream. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है और आपने सबने यहाँ पर जब आए हो तो यहाँ पर आने से पहले एक ड्रीम देखा है। आपने एक बैच ज्वाइन किया है जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, एंड दैट बैच इज फॉर आईएएस एंड गेट। एंड आईएएस एंड गेट का ये बैच है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस साल हमें आईएएस और गेट निकालना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब फालतू की चीज है, सब बात की बात है। सबसे मेन चीज क्या है कि हमारा एक टारगेट था। जब हम मेडी जी में आए, यहां पर जब आए, हमारा क्या है या नहीं है? सबका है और यही है, सबका है और यही है। और जिनका ये टारगेट है उनको ये अचीव करना है। और ध्यान दीजिएगा, करना है तो करना है। So that is the first most important thing. यहीं पे जब ऐसी most important चीज की बात करते हैं तो ये साल जो है, this is the best year after so many years. After COVID अगर मैं देखूं तो ये जो साल है, this year is the best year ever. जिसमें आप अगर देखो तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपके पास इतनी जॉब है, आप कम पड़ जाओगे लेकिन जॉब कम नहीं पड़ेगी। You know very well. मैं सबको क्लास में बताता भी हूं। अभी जब हम देखते हैं तो इस साल आपके पास जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रेलवे इज देयर। बी सिंह सर ने आपको बताया कि किस तरह से रेलवे इतने सालों बाद आई और व्हाई रेलवे इज डिफरेंट, व्हाई रेलवे इज डिफरेंट। एंड सबसे मेन चीज, गेट और ईएससी साथ साथ नहीं है। 4 महीने का गैप है, और 4 महीने का गैप है तो बहुत गैप है। सो यहां पर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक की सफलता आपको हासिल ना हो। That is the main important thing. If you believe you can do it, you are halfway done, बेटा, halfway done. तो एक विश्वास, एक बिलीव जो है अपने अंदर रखना है कि yes, I can do it. और ये जो साल है, इस साल सिलेक्शन लेना है, और लेना है तो इसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, इस सब को करने में एक टाइम लगेगा, फेलियर होगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, बड़ी दिक्कतें आएंगी। बोले सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, जिस तरह से जेठा जी को बबीता नहीं मिल रही। सही बात है। तो सर टेस्ट तो दे रहे हैं, टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे सर। पूरा रिवाइज करके टेस्ट दे रहे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सोच के देखो, अगर इसी तरह से बिना टेस्ट दिए डायरेक्ट गेट में गए तो, जब यहां टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो गेट में आएंगे क्या? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। टाइम एंड एक्यूरेसी, जैसे अमित सर ने कहा, टाइम एंड एक्यूरेसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर ने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भैया वो कैसे आएगी? जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे, आप ज्यादा ज्यादा टेस्ट दो, मार्क्स नहीं आएंगे, 10 टेस्ट तक मार्क्स नहीं आएंगे मान के चलो। टेक्स्ट में मार्क्स आना चालू होगा कितने साल?
10 टेस्ट के बाद, 10 टेस्ट के बाद। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो जर्नी है ये एक इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। तो सब्र कर, इम्तिहान अभी जारी है, सब्र कर, इम्तिहान अभी जारी है। उनको भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है। तो वो टर्न हमारी आनी बाकी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, मेहनत करिए। डेली जो है 14 से 15 घंटे आपके पास मिल रहे हैं, मोर देन 10 आवर्स आपको निकालने हैं, डेली निकालने हैं, डेली पढ़ना है। सोने से पहले शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, PYQ लगाने हैं। ये सब चीज आपको पता है, सब आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है। टॉपर स्टॉक में भी आप देखते हो कि वो सब लोग यही सब चीजें हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो स्मॉल एफर्ट्स, डेली का गोल बनाइए, डेली का कुछ टारगेट बनाइए और डेली का टारगेट बना के उसको क्या करिए, अचीव करिए। और जब आप इस तरह से अचीव करोगे, कोशिश करोगे, तो सब चीज मिलेगा, सब चीज मिलेगा। और यहां पर हम सब लोग एक साथ बोलेंगे, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसको अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों में कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं इस बार एग्जाम निकाल लूंगा? वेरी गुड। और कौन बच्चा है जो सोचता है मैं नहीं निकाल पाऊंगा? देखो, एक बच्चा है जो सोच रहा है मैं नहीं निकाल पाऊंगा। जब आप घर से निकले थे तब ये सोच के निकले थे 3 साल में निकालूंगा, तब ये सोच के निकले थे कि मैं इस साल एग्जाम निकालूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, वैसे वैसे लगता है ना, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे जैसे तैयारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। देखो, क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि आप जो ना रिजल्ट के बारे में सोचते हो, अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचते। जब घर से हम निकलते हो ना, पढ़ने के लिए निकलते हैं, तब आप इसलिए एग्जाम के बारे में नहीं, एग्जाम के बारे में सोचते हो क्योंकि पढ़ने के लिए निकलते हो, तब रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, तब प्रेशर नहीं होता। तो सबसे पहले वो चीज सोचो जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में है एग्जाम देना, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। कौन सा बच्चा है जो जानता है कि मेरे हाथ में रिजल्ट है? क्योंकि रिजल्ट जो है ना कंपैरेटिव होता है। आप इतने बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कौन कितनी कर रहा है ना, वो अपनी भर सबको पता है, दूसरे के किसी को नहीं पता। इसलिए रिजल्ट जो है ना कंपैरेटिव होता है। हमसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो रिजल्ट का हकदार है, हम नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो हमारे हाथ में ना वो है मेहनत करना। आप सबसे पहले मेहनत करिए, बाकी रिजल्ट तो मिलेगा ही। जो अच्छी मेहनत करेगा उसको रिजल्ट 100% मिलेगा। बाकी ये देखिए, इंस्टीट्यूट आपका है, आपका हमारा जो रिश्ता था वो यहीं खत्म नहीं होता है कि आपका बैच खत्म हुआ, आप अपने घर चले गए। ये रिश्ता हमारा हमेशा रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक हम आपके साथ हैं। और जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ हो।
ये टीचर्स आपके साथ हैं। कभी आपको लगता है कि कोई टीचर आपको हेल्प नहीं करते, तो मैनेजमेंट आपके साथ है, आप हमारे पास आइए, हम हेल्प कराएंगे। देखिए हमारे लिए, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं कि हमारे लिए क्या है, आप, तुम शब्द हो, हम अर्थ हैं, तुम बिन हम व्यर्थ। जिस दिन आप अच्छा रिजल्ट निकालोगे, उस दिन जितना आप खुश होगे उससे ज्यादा हम खुश होंगे। इसलिए आप मेहनत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. I request Varun Pathak, sir, to please join us. Namaskar, everyone. So, my dear students, today a lot of things have been said, and मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. It will become repetitive otherwise. दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. इस फेज में आखिरी के 40, 50, 60 दिन में जो मैक्सिमम बच्चे मेरे से, बाकी टीचर्स मेंबर्स से शेयर करते हैं, वो ये है कि सर एंजाइटी हो रही है, सर थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, और उसके चक्कर में बनती हुई चीज में भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है. तो अभी मेरी आप लोगों को एक सिंपल स्टेप की सलाह ये है, जस्ट बी रोबोटिक. क्या बनना है? एक मशीन की तरह बिहेव करना है इस आखिरी के 50-60 दिनों में. बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे एविएशन के अंदर कोई पायलट कॉकपिट के अंदर जाता है, अब लाइफ में उसके कितने भी रायता क्यों ना फैल रहा हो, घर में कुछ झगड़ा है, कोई दिक्कत है, किसी तकलीफ में है, बट एविएशन वो हाईली सीरियस जॉब. बट व्हेन ही गोज इनटू द कॉकपिट ना, कंपनी को भी ये बात पता है कि ह्यूमन बिहेवियर वहां पर आएगा, और ह्यूमन बिहेवियर आएगा तो मिस्टेक होने का चांस है. तो कंपनीज उसको अवॉइड करने के लिए क्या करती है, पहले से ही एक रोस्टर डिसाइडेड है कि आप कॉकपिट के अंदर घुसेंगे, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे, आप टिक मारते रहेंगे. तो उसकी वजह से क्या है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आप कितने भी नर्वस क्यों ना हो, आप कितने भी एंग्शियस क्यों ना हो, लेकिन वो जो एक सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न है, जो शेड्यूल है, जो जिस वक्त आपने प्लान किया है, वो एकदम सेम लेवल से एग्जीक्यूट अगर करना है, तो आपको एक मशीन की तरह इस लास्ट के 50 दिनों में बिहेव करना पड़ेगा. यू हैव टू बी रोबोटिक. ओके, सो कीप द इमोशंस असाइड. ज्यादा डरो मत, घबराओ मत. इंजीनियर्स तो वो वैरायटी है, मैं कहता हूं विलुप्त प्रजाति है. हम तो वो प्रजाति है, वी कैन राइज फ्रॉम द एशेस यार. एंड यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर फ्रेम ऑफ माइंड. जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, एजुकेशन चेंज हो रहा है, आपको मल्टीपल गेम्स खेलने हैं. द मोर गेम्स यू प्ले, मैं एक मेले के अंदर गया हूं, 10 स्टॉल्स लगे हैं. सिंपल सी चीज है कि मैं जितने मल्टीपल गेम्स खेलूंगा, मेरा चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा है. तो सेम चीज आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है. लुक एट द बिगर पिक्चर इन लाइफ, द वे इंजीनियरिंग इज इवॉल्विंग, द वे ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, और आपको यहां पर वो ज्ञान दे दिया जा चुका है, क्योंकि किसी भी चीज का कोर फंडामेंटल तो इंजीनियरिंग ही है. और एक बारी मेडीजी में आकर आपको अच्छी सिविल इंजीनियरिंग आपने पढ़ ली, अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ ली, इसका मतलब आप भारत के हर उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. सिर्फ हल्के हल्के पैटर्न चेंज होते रहेंगे, हल्का हल्का मार्किंग स्कीम चेंज होता रहेगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपको नेक्स्ट 30 इयर्स का विजन लेकर चलना है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर भी देखें, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भी देखें, मल्टीपल गेम्स खेलने हैं. बिकॉज हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना. लाइफ का सेटिस्फैक्शन कहां है, हैप्पीनेस कहां है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे. मेडीजी ने आपको वो ताकत दी है, टीचर्स ने वो ताकत दी है कि जो कपाट है ना, ये एक बेहोशी की परिस्थिति में इस गेट के अंदर से घुसा था, लेकिन आज
हम सोच पा रहे हैं, हम बड़ा सोच पा रहे हैं, हम चीजों के बारे में चर्चाएं कर पा रहे हैं, हम संवाद कर पा रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको बता रहा हूं। एंड जो वो मां सरस्वती का आशीर्वाद है, विजडम जिसको कहते हैं, शिक्षा ठीक है, मेडीजी में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ाए, हम लोगों ने नोट्स पढ़ाए, हम लोगों ने दसियों पैटर्न की चीजें आपको पढ़ाई, लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग कि ये मेडीजी जो संस्थान है, इसका जो इकोसिस्टम है, वो जो डिसिप्लिन आपके अंदर आया है, वो जो मैच्योरिटी आपके अंदर एक आई है, वो राइट रॉन्ग की जो एक परख आपके अंदर आई है, और ये एक जर्नी है, 6-7 महीने में वो इम्बाइब हुई है आपके अंदर कि आप चीजों के लिए एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को सोच पा रहे हो, वो जीवन भर आपके काम आने वाली है। ठीक है, सो थकना नहीं है, हारना नहीं है, वी आर इंजीनियर्स, वी आर हेयर टू फाइट, और यार हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, एज सिंपल एज दैट। सो इंजीनियर्स हम लोग तो हर जगह एप्लीकेबल हैं, फिर चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, तुम जानते ही हो। उसके अलावा वी आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, हम कुछ भी शुरू कर सकते हैं, राइज फ्रॉम द एशेस। सो मल्टी डिमेंशनल आपका ये जो दिमाग यहाँ से खुला है, इस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़कर, वेरियस टाइप्स ऑफ टीचर्स से मिलकर, उनके अनुभव से शिक्षा लेकर, तो आप भी इंस्पायर होइए और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। सो डोंट बी एंशियस, डोंट बी नर्वस, एंड डेफिनेटली आप अच्छा ही करोगे। ओके, सो ऑन दैट नोट आई विल से गुड। नमस्कार। थैंक यू वरुण सर। ABC बैच है, ABC बैच वाले नहीं सुधरेंगे। यस, हमें जीवन में क्या चाहिए, बस, है ना, इसी के पीछे भाग रहे सब। आप लोगों को मिल गई आपकी शांति है, चलो शांति से मिलाते हैं। ऑल राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको थोड़ा सा मन की शांति देते हैं आज, ठीक है, मन की शांति की बात करेंगे। ठीक है, हम इसी की तलाश में हैं, अब जानते हैं, है ना, हर कोई इस दुनिया में क्या तलाश रहा है, ठीक है, तो पहले मन की शांति तलाशते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेट मी शेयर दैट विथ यू। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा लेक्चर हॉल कंस्ट्रक्ट किया गया, और उस बड़े से लेक्चर हॉल को, जो उसका टॉप है, उसको डोम शेप दिया गया। ये अभी भी लेक्चर हॉल हार्वर्ड में है। और उस डोम शेप लेक्चर हॉल के ऊपर में आपने देखा होगा, जैसे फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं, टाइल्स होते हैं, उससे बहुत बढ़िया एक पूरा इमेज बनाई जाती है। तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी, रियल सीनरी, छोटे छोटे टाइल्स को जोड़ जोड़ के वो एक सीनरी बनाई गई। और उस जब स्टूडेंट्स को वहां पे जब भी कभी क्लास वगैरह लगती थी लेक्चर हॉल में, तो स्टूडेंट्स आते थे हार्वर्ड में, एंड एवरीबडी यूज्ड टू टेक द सेल्फी लाइक दिस। इस तरीके से हर कोई सेल्फी ले रहा है, तो सेल्फी लेते हुए ये टॉप, मतलब ऐसे आप सेल्फी ले रहे हैं ताकि पूरा का पूरा रूफ दिखाई दे। इतनी सुंदर रूफ है, छत इतनी सुंदर बनाई है, पूरे मैजेस्टिक छत दिखेगी ऐसे, इस तरीके से बनाया गया। तो हर कोई वहां पे सेल्फी ले रहा था। तो वहां के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बोला चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रिसर्चर है, अभी 76 इयर्स के हो गए, डेनिस प्रेजर, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो उनके कहने पर ये किया गया, और वो जो बहुत सुंदर सी जो छत थी, उसमें बहुत ब्यूटीफुल सीनरी थी, उसमें से ना एक टाइल्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया था। तो एक टाइल उसमें से निकाल दिया, और उसके बाद देखा कि ये जो सेल्फियों के नंबर हैं, ये कितने आ गए। जो वहां का जो इंस्टाग्राम पोस्ट या जो वहां का लोकल पोस्ट वगैरह होता है, तो उसमें बच्चे पोस्ट करते थे, हैशटैग वगैरह डालते हैं बच्चे जनरली। तो देखिए कि एक टाइल हटने से सिर्फ एक टाइल निकाल दिया गया है, उससे जो सेल्फी लेना है वो 60% कम हो गया है। अब मतलब 60% लोग सेल्फी ले नहीं रहे, जो पहले ले रहे थे।
मतलब 10 में से 6 लोग दे आर अवॉइडिंग, दे आर नॉट टेकिंग इट, दे आर सीइंग इट, ओके ठीक है एक टाइल मिसिंग है, छोड़ो हटाओ। जस्ट एक टाइल मिसिंग है बहुत बड़ी रूफ में, 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का लेक्चर हॉल, सिर्फ एक टाइल मिसिंग है। और यहां से टर्म आता है और उसको नाम दिया जाता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अब ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है जो कि बहुत सारे ह्यूमंस फेस करते हैं, हम और आप सब लोग। मिसिंग टाइल सिंड्रोम सिंपली ये कहता है कि हमारे पास जो चीज नहीं होती है या जो कमी हमें होती है वही हमें दिखाई दे रही होती है, और जो हमारे पास होता है वो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्या होता है देखो, जब आप नए नए मेडिजी में आए थे तो ये माहौल आपके लिए नया था। इंसान क्या होता है फिर यूज्ड टू हो जाता है, फिर उसके लिए ये चीजें क्या होने लग जाती, नॉर्मलाइज, उसके लिए चीजें होने लग जाती, अरे यार ये तो मेरा रोज का ही काम है, रोज आता हूं क्लास में, रोज क्लास करता हूं 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, फिर मैं चले जाता हूं रूम पे, ये प्रोसेस हो गया। अब तो जो अब याद करो जब आप पहली बार क्लास करने आए थे तो फर्स्ट टाइम यू वर सो मच एक्साइटेड कि मैं फोड़ दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द टीचर्स, हर्ड सो मच, सीन सो मच इन द अदर प्लेटफॉर्म्स, लिसनड अबाउट द टीचर्स फ्रॉम सो मेनी पास्ट स्टूडेंट्स। क्या क्या नहीं सोचा आपने, वो इमेजिन करो। नेवर फॉरगेट द फर्स्ट डे, वो हमेशा याद रखो, वो आपको एंथुजियाज्म बना के रखने में मदद करता है। तो आप जब ये चीज को सोच रहे हो और अब खुद को देख रहे हो, अब आपके लिए चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम आपको कहीं पे भी पूरे भारत में नहीं मिलने वाला। तो हर दिन अपने आप को अगर आप इंप्रूव होते हुए देख रहे हो तो enjoy that success, the daily success. Success is not about that getting that end rank. किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा, इट्स ओके, नॉर्मल। हमारा भी नहीं आया था फर्स्ट टाइम में, आपको पता ही है। IIT की तैयारी की थी, नहीं होता सिलेक्ट, उस समय नहीं हो पाए, है ना। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इससे हैप्पी रहना जरूरी है। ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम का शिकार नहीं होना है कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, ये एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो आता है वहीं से शुरू करें और रोजाना करें, और डेली जितना भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।